शायद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो गया था ना क्या? हेलो। यस सर। हाँ हाँ। तो उस समय कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत? प्रीवियस चैप्टर में जो भी पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत हुआ है बताओ, कुछ पूछना है, डाउट वगैरह बोलो। किसी को कुछ नो डाउट है सर। तो पूछ। नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम और जो वैक्यूल है वो हम लोग कंप्लीट किए। देखो वैक्यूल में भी 4 टाइप का हम बताए थे, ठीक है, जिसमें से तुम्हारा 4 टाइप में होता है एक सैफ वैक्यूल, जो कि प्लांट में एक्चुअली में जो हम लोग वैक्यूल प्लांट सेल में पढ़ते हैं वो सैफ वैक्यूल है। गैस वैक्यूल भी प्लांट में ही प्रेजेंट होगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और वो एक्सक्रीशन और इसमें काम करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। और एक होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो है वो भी जो है वो प्रेजेंट वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो हम बताए थे कि फूड जब मान लो यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म के अंदर में आ गया, जैसे अमीबा है या पैरामीशियम, उसमें अगर आता है तो आने के बाद ठीक है वो फूड के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फूड वैक्यूल कंटेन करता है लाइसोसोम, और वही लाइसोसोम जो है वो उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, तो उसको भी हम लोग फूड वैक्यूल ही बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, जिसका नेक्स्ट जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन करता है। मतलब एटीपी के फॉर्मेशन के लिए अगर कोई सेल ऑर्गेनेल्स या सेल में कोई पार्ट है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही पहले समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है प्रेजेंट, ठीक है। अब इसी के अंदर में ये जो है सबसे पहले बना लेते हैं, फिर आराम से हमारा ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया मैट्रिक्स, ये हो गया क्रिस्टा, ये हो जाता है राइबोसोम, ये हो गया डीएनए, ठीक है। और इसको जो हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं F0 F1 पार्टिकल, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीसोम। तो हम 3 चीज यहाँ पे लिखे हैं, समझना है, ठीक है। देखो तो यहाँ ध्यान देना, ठीक है,
आउटर मेम्ब्रेन में हम लोग बोलते हैं ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेन्स है, इसीलिए आउटर मेम्ब्रेन को, सॉरी, फर्स्ट आपको सबसे बाहर वाला लेयर को आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद जो लेयर है उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाद है मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स में ये जो इनफोल्डिंग सब मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा। एक्चुअली क्रिस्टा में ही जो है वो जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है वो होता है, वो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ना, ये पूरे मतलब क्रिस्टा में प्रेजेंट होगा, इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सब जगह ये प्रेजेंट होगा, जिसका हम लोग नाम एलिमेंट्री पार्टिकल और F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं और ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना, यहाँ जो डीएनए लिखे हैं एक्चुअली में यहाँ सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम इसमें 70s है। राइबोसोम क्या है? 70s में आरएनए भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज है जो बोल रहे हैं कि इसका जो मेन काम होता है एटीपी का सिंथेसाइजिंग करना, तो एटीपी का सिंथेसाइजिंग कहाँ पे करेगा? तो एटीपी का सिंथेसाइजिंग जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल हम इस लोग इसको बोलते हैं, या फिर हम F0 F1 पार्टिकल भी यहाँ पे बोल रहे हैं, वो एक्चुअली होता है। एक्चुअली F0 F1 पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट है, देखो ये हो गया, ये हो गया F0 और ये होता है F1 पार्टिकल। एक्चुअली में क्या है, ये जो है इसी को कमांडली हम लोग एलिमेंट्री क्या बोलते हैं, इसमें जो होता है ना, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट है। क्या है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ठीक है, जब देखो तुम लोग अभी हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग प्लांट पढ़ेंगे, तो प्लांट सॉरी रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में पहले हो गया, सॉरी रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, तो सबसे पहला जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर वो जो मतलब पार्ट है, आई मीन जो ब्रेक हुआ है, मतलब एक तरह का ग्लूकोज टूटा है पायरुवेट में। ठीक है, 10th में तुम लोग पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में ही बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का रिलीजिंग होता है। तो आखिर वो करता कौन है? क्योंकि क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन वहां पे होता है, ऑक्सीडेशन होने के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीडेटिव एंजाइम, और ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन कंटेन करता है? ये एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीसोम, क्योंकि इसका काम है फूड इसके साथ आएगा, फूड यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन मिलेगा और ये इसको एंजाइम भी प्रोवाइड कर देगा, जिसके कारण वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो एक और चीज ध्यान रखना कि एक तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, दूसरा ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी इसको बोला जाता है, क्योंकि पूरे सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो दो ही सेल ऑर्गेनल्स है जिसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। आखिर सेमी ऑटोनोमस बोलते क्यों हैं? क्योंकि सेमी ऑटोनोमस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जिसको खुद का अपना डीएनए हो, जिसको खुद का अपना राइबोसोम हो, उसको प्रोटीन के लिए किसी और का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स है तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा मेटाबॉलिज्म के लिए। तो प्रोटीन का जो जरूरत है वो उसके लिए डीएनए एंड राइबोसोम होना चाहिए, नॉर्मली राइबोसोम होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, तभी वो प्रोटीन बना पाता है। वो जो भी काम करेगा वो खुद में ये खुद से वो करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया खुद से करेगा। और अगर कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स अगर मतलब ये काम करता है, वो न्यूक्लियस उस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, कोई सेल ऑर्गेनेल्स को जरूरत है डीएनए का काम का या फिर राइबोसोम का काम का, तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और अगर डीएनए आरएनए का बात करते हैं तो वो उसका न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो वहां से उसका हेल्प लेता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसी इसको किसी का जरूरत नहीं पड़ जाता है, क्योंकि ये खुद कंटेन करता है डीएनए, और जहाँ डीएनए होगा वहाँ ये डीएनए होगा जहाँ पे, वहां पे प्रोटीन वगैरह आराम से बन जाएगा। ठीक है, और साथ में राइबोसोम भी है, तो वो प्रोटीन, ये दोनों मिलकर प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। एक और चीज ध्यान रखना है, जो हम पहले भी बता चुके थे ओवरव्यू ऑफ सेल में, तुम लोग को बताए थे सेकंड क्लास में, हम क्या बताए थे कि यूकैरियोटिक में जो होता है वो 80s राइबोसोम का यूनिट प्रेजेंट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या लिखे हैं, देखो यहाँ पे 70 है। क्या लिखा है दिख नहीं रहा है, एक सेकंड,
ठीक है, ये देखो हम 70s राइबोसोम लिखे हैं, है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही, इसका 80s होना चाहिए, बट नहीं, राइबोसोम अगर यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है तो 80s साइटोप्लाज्म वाले का होता है। मतलब जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है इन यूकैरियोटिक सेल, उसका यूनिट 80s होता है। लेकिन अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, क्योंकि दो ही सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, वो एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट। और इस दोनों के पास जब राइबोसोम है तो दोनों यूकैरियोटिक है तो होना चाहिए 80, लेकिन 80 इसमें नहीं है, इसमें 70s प्रेजेंट होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम का जो यूनिट है कितना है, 70s। बट यूकैरियोटिक सेल का अगर पूछा जाए जो साइटोप्लाज्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, 80s। ठीक है, साथ साथ, हाँ, साथ साथ में अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, देखो अभी ही बता दे रहा है, सो ध्यान में रखना जब पढ़ाएंगे तो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी ये वाला स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट है, डीएनए है, राइबोसोम है, जिसके कारण वो प्रोटीन वगैरह में बनाने का काम करता है। लेकिन जब क्लोरोप्लास्ट का अगर तुमको यूनिट पूछ दे राइबोसोम का, तो वो ध्यान रखना वहां 70s होता है। लेकिन हम लोग दिमाग में क्या रखते हैं कि नहीं यूकैरियोटिक का तो 80s होना चाहिए, नहीं, यूकैरियोटिक 80s है, बट कहाँ पे, साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम का। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट वाले का कितना प्रेजेंट होगा, 70s, और उसको खुद का डीएनए, इसलिए वो खुद से प्रोटीन अपना बना सकता है, उसको किसी और पे उसका जरूरत नहीं पड़ता है किसी और का। इसीलिए ये दोनों, आई मीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोला गया। बाकी इसका काम अलग अलग भी है, जैसे इसका काम है एटीपी का फॉर्मेशन करना, तो उसका काम क्या है, उसका काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। देखो ये पार्टिकल को जरूर याद करना, क्योंकि ये जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंटेन करता है, और जो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे दिखाएं बस, और इसी को ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, यही है। सर बोलो। सर ऑक्सीडेटिव एंजाइम में प्रेजेंट आवाज रहता नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रहा दीक्षा, बोलो फिर से, क्या बोल रहा? ऑक्सीडेटिव एंजाइम में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है क्या? ऑक्सीजन? यस सर। नहीं नहीं, ऑक्सीजन बाहर से मिलता है उसको, ठीक है। ओ यस समझे? सर। चलो, इसको मिटाएं, हो गया इसको? यस सर। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट तो कर दिए हैं, बट हम सोच रहे हैं कि अब तुम लोग को थोड़ा नोट्स वगैरह भी लिखा दिया जाए। सो आज हम थोड़ा नोट भी लिखा देते हैं, क्योंकि फिर अगर पूरा चैप्टर का बच जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा नोट्स लिखने में, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट यूकैरियोटिक के सेल वॉल से ही स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ अच्छा, सेल वॉल का जो है हम बताए थे, जिसमें शायद उसमें लिखाए थे कुछ, देखो तो 4-5 पॉइंट हम लिखाए थे, आई मीन सेल वॉल कंप्लीट करा दिए थे शायद। ठीक है, कोई बताओ, शायद सेल वॉल हम कंप्लीट करा चुके थे जहां तक हमको याद है, जिसमें हम बताए थे मिडिल लैमेला में कौन सा कंपोनेंट से बनता है। यस सर हो गया था। सेल वॉल हो गया होगा ना, सेल मेम्ब्रेन का बचा हुआ था, है ना? यस सर। तो सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो हम तुमको आज लिखवा देते हैं, ठीक है। कि वो इम्पोर्टेंट है, आई मीन वो आएगा डायग्राम वगैरह में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग जो है उसका सेल मेम्ब्रेन का डायरेक्टली हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल से लिखते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। टॉपिक दोगे सेल मेम्ब्रेन
और मेरे साथ साथ में नोट करते चलो क्योंकि टाइम फिर, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखाएंगे। फ्लूइड, मोज़ेक, according to this model, the membrane do not have the membrane do not have a uniform deposition of form deposition of lipid and protein, but is instead a mosaic of the two Further, the membrane is not solid but is quasi-fluid. Because the quasi-fluid nature of the biomembrane shown by their property of quick repair of dynamic nature, ability to fuse, expand and contract. सर हाँ सर सेकंड पॉइंट का लास्ट लाइन में सॉलिड इज के बाद क्या लिखा? solid is Solid but solid but is quasi-fluid. Quasi-fluid, QUASIFLUID, quasi-fluid. Grow during cell growth and cell division. Cell division and formation of intercellular junction. चलो
क्वैसी फ्लूइड का बस सीधा सीधा बस एक ही मतलब है कि ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होगा, थोड़ा सा लिक्विड थोड़ा सा होता है ना कि मतलब सेमी सॉलिड टाइप से उस तरह, जिसके कारण इस प्रॉपर्टी के कारण ये इसका रिपेयरिंग क्विक हो जाता है, डायनामिक नेचर है, फ्यूज करने का एबिलिटी है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के टाइम पे ग्रो करेगा, इंटरसेलुलर जंक्शन बना देगा दो सेल के बीच में, इस तरह से होता है। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया? यस सर। हो गया ना, चलो ठीक है। सर हाँ, मतलब क्या हुआ? क्या? इंस्टीड ऑफ मोजाइक मतलब आवाज नहीं आ रहा है दीक्षा तुम्हारा सही से, नेटवर्क का इश्यू है तुम्हारा, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो, बोलो। सुनाई दे आपको? नहीं आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क का इश्यू है, ठीक से नहीं आ रहा है।
नोट करो इसको। देखो इसमें जो चीज समझाना चाह रहे हैं समझना, ये तो समझ कर लिपिड मेम्ब्रेन और प्रोटीन जो है वो होता है, बट प्रोटीन मेनली दो टाइप का होता है, ठीक है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल पता चल रहा है ये लिपिड बायलेयर के अंदर का पार्ट है, पेरिफेरल मतलब सरफेस ऑफ द लिपिड लिपिड बायलेयर, ठीक है। तो देखो इंटरनल जो प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है वो अप्रोक्सीमेशन 70% ऑफ टोटल प्रोटीन का, आई मीन टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन का प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, तो ये पास होता है, मतलब वही है लिपिड मेम्ब्रेन का जो टेल हेड और टेल बताए थे उसी का वो दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ है कि द इंटीग्रल प्रोटीन पास इनटू लिपिड बायलेयर टू डिफरेंट डेप्थ मतलब अलग अलग जगह अलग अलग डेप्थ के साथ वो प्रेजेंट होता है, एंड एस्टैब्लिश हाइड्रोफोबिक बॉन्ड विथ लिपिड मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दो चीज बताए थे। तो हाइड्रोफोबिक मतलब टेल के टेल साइड से ये अलग अलग टाइप का बॉन्ड बनाता है, वही लिखा हुआ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अगर इंटीग्रल प्रोटीन ही कुछ प्रोटीन जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन वो ऊपर से पूरा मतलब बाहर से पूरा अंदर तक को अटैच कर लेता है, अंदर तक को वो कनेक्ट करता है, उसी को हम लोग टनल प्रोटीन बोले थे। और टनल प्रोटीन का क्या काम है, सीधा वो कनेक्ट करता है आउटर सरफेस से इनर सरफेस, आई मीन आउटर पार्ट से इनर पार्ट। मतलब सपोज मान लो ये सेल है और ये मेम्ब्रेन है, तो ये मान लो आउटर पार्ट है और ये इनर पार्ट है, तो आउटर पार्ट से इनर पार्ट डायरेक्टली कनेक्ट कौन करेगा, टनल प्रोटीन। और वो टनल प्रोटीन जो है वो इंटीग्रल का ही पार्ट है। कुछ प्रोटीन ऐसा हो जाता है जो बाहर से अंदर तक वो मतलब कि अपना एरिया को कवर अप करके रखता है, इसीलिए ऐसा है। तो वही हम लोग लिखने वाले हैं नेक्स्ट में कि इंटीग्रल प्रोटीन ही कुछ इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं, वो बन जाता है। इसको नोट करो फिर हम लिख देंगे। एक काम करो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ले लियो ना सब, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा उतारने में। हो गया, मिटा रहे हैं सबको, एक बार जल्दी से ले लो अगर जिसका छूटा है। ठीक है, सबका हो गया, मिटा रहे हैं, नोट करने में बहुत टाइम जाएगा। चलिए नोट हम इसलिए करवाने के लिए सोच रहे थे कि तुम लोग को स्पेलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज समझ में नहीं है तो पूछ सकते हो, बट जो भी स्क्रीनशॉट लियो जरूर नोट कॉपी में उसको कर लेना ताकि तुमको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लिया करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसी में प्रोटीन में ही है, ठीक है।
इसको नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। सर लास्ट पॉइंट में मे के बाद क्या लिखे है? सर हाँ हाँ बोलो। सर लास्ट पॉइंट में मे के बाद क्या है? एक सेकेंड।
लास्ट पॉइंट में मे के, अच्छा मे शिफ्ट है, सॉरी पूरा नहीं लिखाया गया है, मे shift laterally and then provide flexibility and dynamism to the membrane. हो गया, इसको कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। कुछ कुछ इसमें है, प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं इसी में। एंजाइम permease for allowing facilitate diffusion comma act as a carrier because they active transport different substances across the membrane। हम इसमें 3 वर्ड लिखे हैं, इसको ध्यान देना, परमिएज, एंजाइम एंड कैरियर, ठीक है। तो एक परमिएज जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए होता है, एंजाइम भी एक तरह का मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन ही है, और एक कैरियर बताए थे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर का जरूरत पड़ता है, प्रोटीन के साथ बाइंड करके जाता है, तो ये काम है इसका, ठीक है। इसके अलावा कुछ और काम है वो हम लोग आगे देखते हैं। सम लिपिड्स एंड peripheral protein present on the outer side possesses small carbohydrate molecule to form glycolipid and glycoprotein।
ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। बस ये हो गया, ठीक है। चलो इसको नोट करो। हो गया सर। या एक अब इसका एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन में हम ज्यादा डिटेल हम जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तुम लोग को बस बता देते हैं कि क्या क्या है जो हम तुम लोग को समझाए हैं, ठीक है। उसको खैर इसमें हम लोग को पढ़ना है नहीं, इसमें जरूरत पड़ेगा भी नहीं, फिर भी कुछ कुछ एनसीईआरटी का लाइन है अपने नोट्स के साथ, उसको ऐड कर लेना, वो सही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फिर इसका फंक्शन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम उसका जो मेन मेन पॉइंट है, जैसे हम पैसिव में बताए, एक्टिव में बताए कि पैसिव में जैसे डिफ्यूजन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स होता है, ठीक है। उसका फैसिलिटेट डिफ्यूजन है, आयन चैनल है। उसके बाद एक्टिव में क्या होगा, तो तीन तीन तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करता है मेनली, वही हम टू द पॉइंट हम तुमको बताते थे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इस टॉपिक जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। का सबसे मेन मैकेनिज्म यही है। बाकी बात बहुत सारा मैकेनिज्म है, जैसे इंजरी वगैरह से बचाएगा, सेफ एंड साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एटीपी सिंथेसाइजिंग वगैरह में जो है वो सारा काम करता है, ठीक है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं बताया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जैसे डब्ल्यूबीसी का सेल मेम्ब्रेन अलग काम करता है, आरबीसी का सेल अलग काम करता है, इस तरह से हम, बट यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो मेन है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन ही है ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के टॉपिक से हम लोग समझेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है क्या है, passage across, sorry, passage of substances across biomembrane membrane occur by three method। पहला जो है, पहला जो मेथड है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये सब हम लोग समझे ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब इस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, तो इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का काम नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जा सकता है, तो पहला जो है वो है पैसिव डिफ्यूजन। बताओ पैसिव डिफ्यूजन में होता क्या था, कोई बताओ, हमको आंसर करो तो। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाँ, में ध्यान रखना कि इस मैकेनिज्म में अलोंग विथ कंसंट्रेशन, मतलब डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन के हिसाब से मूव कर जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहला वही पैसिव ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसका ये भी नाम है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, पहला वही है। ठीक है, दूसरा हम बताए हैं तुम लोग को न्यूट्रल सॉल्यूट्स। न्यूट्रल सॉल्यूट्स इसमें भी डिफ्यूजन के थ्रू चल जाएगा, इसमें भी डिफ्यूजन के थ्रू चल जाएगा। एंड लिपिड सॉल्यूबल सब्सटेंस, सॉल्यूबल सब्सटेंस इसमें भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही ये पास कर जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हायर कंसंट्रेशन लोअर का बात होगा। तीसरा है चैनल ट्रांसपोर्ट। चैनल ट्रांसपोर्ट, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो याद रखना, चैनल ट्रांसपोर्ट में गैसियस का, जो CO2 O2 हम लिख देते हैं वाटर सॉल्यूबल गैसेस, वाटर सॉल्यूबल गैसेस। ठीक है, CO2 एंड O2, ये जो अक्रॉस ट्रांसफर है वो चैनल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा इसी में, क्योंकि इसमें आयन भी काम करता है तो इसमें एक आयन चैनल भी बन जाता है। चैनल ट्रांसपोर्ट में ही एक गैस के लिए और एक आयन के लिए। और आयंस में हम क्या बताए थे कि हर एक आयंस के लिए एक स्पेसिफिक चैनल होता है जो इस वो चला जाएगा। ठीक है, और एक सबसे लास्ट में जो है वो है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, तो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, वो एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करता है और उसको एंजाइम के थ्रू एक तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक तरह का एजेंसी की तरह काम करता है जो उसको लेके चला जाएगा। ठीक है, जैसे परमिएज एंजाइम जो था वो इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि एंजाइम है तो परमिएज एंजाइम होता है जो फैसिलिटेट के, मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी मॉलिक्यूल को लेके जाना और उसमें एंजाइम का जरूरत पड़ा है तो वो फैसिलिटेट मतलब डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, या फिर हम इसी को दूसरा नाम दिए डिफ्यूजन। तो इसमें भी तुम लिख सकते हो एंजाइम यूज्ड, अब कौन सा एंजाइम, तो परमिएज एंजाइम, परमिएजेस होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लो फटाक से, पैसिव से फिर हम लोग एक्टिव में जाएंगे। हो गया, सब ले लिए? हाँ हो सर, हो गया। चलो, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें अगर समझना है तो पूछ सकते, सॉरी इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जब हम एक्टिव की बात किए हैं तो एक्टिव में हम क्या बोले थे तुमको कि एनर्जी का यूज होगा, लेकिन उस चीज के लिए भी कोई ना कोई एक एजेंसी या एजेंट का जरूरत पड़ जाता है, वो कैरियर प्रोटीन। तो इसका एक ही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बताओ, यूजिंग लोअर क्या होगा, कंसंट्रेशन। नहीं यूजिंग एनर्जी। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन भी काम करेगा, बट अगर पूछता है तो सबसे पहला पॉइंट यूजिंग एनर्जी, और दूसरा यूजिंग कैरियर प्रोटीन। ठीक है, देखो एग्जांपल होगा सोडियम पोटेशियम पंप, Na+ और K+ पंप लिखा होगा एनसीईआरटी में, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जांपल ऑफ, और वो ऑप्शन वहां पे तुम्हारा रहेगा। ठीक है,
अब हम आते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। देखो बल्क ट्रांसपोर्ट में भी दो वर्ड है, हम इसका एकदम सिंपल तुमको बता देंगे, कभी भूलोगे नहीं, हम डिफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, बट हम उसका जो है, तो सबसे पहले तीनों साइड्स, या फिर इसी को बोलते हैं पोटोसाइट्स, ठीक है। और ये ऑलवेज किसमें होगा, ये जो मैकेनिज्म है इसमें हमेशा लिक्विड सब्सटेंसेस का होगा, लिक्विड सब्सटेंसेस का होता है, या इसी को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं सेल ड्रिंकर। क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकर, ठीक है। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये कभी कभार पूछता है कि ये है क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकर। मतलब या फिर लिक्विड सब्सटेंस भी है, कहीं कहीं फ्लूइड मैटर भी होता है। मान लो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक साथ बल्क में फ्लूइड मैटर पास हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। और पिनोसाइट्स या पोटोसाइट्स, ये पहला मेथड है। दूसरा है तुम्हारा फेगोसाइट्स। दूसरा क्या है, फेगोसाइट्स। और ये मैकेनिज्म कुछ लोग को पता होगा, शायद सबको पता अमीबा में होगा। होता क्या, हाँ ये अमीबा में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल ईटर। जब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इनसाइड या फिर इनटेकिंग करता है, क्योंकि तुम लोग 10th में जो पढ़े होगे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि स्यूडोपोडिया बना के प्रे को अंदर कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल या फिर इनगल्फिंग ऑफ प्रे, वही प्रोसेस को हम लोग फेगोसाइटिस बोलते हैं। तो हम लोग उसका दूसरा नाम सेल ईटर भी बोलते हैं। मतलब सेल जो है वो खाने का काम करता है, ये मतलब सॉलिड पार्ट है। ये लिक्विड सब्सटेंस लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। यही है तुम्हारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मेन 3 मैकेनिज्म। बल्क में क्या होता है कि एक साथ सब जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। बाकी बात एक्टिव में जो है, एक तो एनर्जी का यूजिंग है और दूसरा कैरियर प्रोटीन चाहिए ही, जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो एज ए कैरियर काम करेगा, बाइंड करके लेके चला जाएगा, वो एक्टिव चला गया है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल जरूर वहां पे नोट कर लेना, शायद यही है, शायद सोडियम पोटेशियम पंप ही है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। और बाकी बात तो पैसिव में हम लिखवा दिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। हो गया ना। इसमें किसी को पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। दीक्षा कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा? दीक्षा, श्रेया, यामिनी बताओ। विवेक, शिक्षा, नो सर। क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अभी भी बता दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये इससे मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है बाबू लोग, ठीक है। तो वहां का एनसीईआरटी को अंडरलाइन आराम से करके उसको याद कर लो, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। और ये डायरेक्टली रिलेट कर देगा प्लांट वाटर रिलेशन में, जब वहां पे पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, क्या वहाँ, क्योंकि वहां पे वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर प्रेशर, बहुत सारा कुछ तुमको आने वाला है वहां पे वर्ड। तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्टिव है पैसिव है, मतलब ऑस्मोसिस का ही सारा मैकेनिज्म यहाँ वहां पे भरा हुआ है। यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी ऑस्मोसिस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। जब हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन देखेंगे, वहां पे एक सेल है, कहीं दूसरा सेल के पास लेके जाना है, और अगर वो डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है या फिर वो दूर है, तो वहां पे ऑस्मोसिस होता है। बट ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल टू सेल, ये हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस का बात कर रहा है, इसलिए बार बार यहाँ पे हम लोग डिफ्यूजन का प्रोसेस ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज है। या फिर एक ओपन सराउंडिंग है, उससे किसी चीज को लेना है, तो वो बल्क ट्रांसपोर्ट में चला गया है, ठीक है। या नॉर्मल है, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो एनर्जी काम कर रहा है, ठीक है। वो चीज है तुम्हारा, यही है, समझ में आया? सो इसको ध्यान से, ठीक है। पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस तुमको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इवन कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे एनसीईआरटी में, बट ये था, हम बता दिए। बट पैसिव एंड एक्टिव का पूरी यूज सब जगह होने वाला है, और खासकर प्लांट फिजियोलॉजी में। वैसे तुम लोग का जो है प्लांट फिजियोलॉजी हटा दिया गया ना, नया सिलेबस मिला तुम लोग को?
नो सर। Yes, sir. Yes, sir. मिल गया ना? हाँ यस, जिसको मिल गया देखना, उसमें प्लांट फिजियोलॉजी को हटा दिया गया है, कुछ पार्ट है उसमें जिसको हटाया गया है, मुझको एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। वैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सबको हटा दिया गया है, इसीलिए उसको अब हम लोग को पढ़ना नहीं है, बट पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले तक का जो शेड्यूल है उसको जरूर फॉलो करेंगे। उसका टाइम बचता है ना, तो वो सब, क्योंकि वो सब तुम अपने से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल वगैरह है। हाँ, प्लांट एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ कुछ समझना भी है। बाकी बात मॉर्फोलॉजी में रूट मॉडिफिकेशन, सिर्फ एग्जाम्पल ही पूरा भरा हुआ है उसमें, बस कुछ कुछ टर्म है, हमको लगता है मुश्किल से 10-12 टर्म होगा जो समझना होगा, बाकी बाद एग्जाम्पल है, ठीक है। खैर जब आएगा तब आएगा टाइम, तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा मेम्ब्रेन का कंप्लीट होगा। अब हम लोग साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा है, 3-4 लाइन है, उसको लिखते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में चले जाएंगे। और हाँ, जो भी नए स्टूडेंट हो वो जाके मेरा प्रीवियस जो है वो मोनेरा किंगडम वाला जो हम पढ़ाए, किंगडम मोनेरा, उसको पूरा अच्छे से वीडियो देख लो, वीडियो समझ लो, वहाँ नोट्स भी करवाए हैं, इसी तरह कर लो, क्योंकि प्रोक्रियोटिक हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, और यहाँ पे प्रोक्रियोटिक के बारे में दिया हुआ है। जब हम उस टाइम पे पढ़ाए थे तो हम सारा कुछ डिटेल पढ़ा चुके थे वहीं पे, इसीलिए हम नहीं पढ़ा रहे, डायरेक्टली यूकैरियोटिक से स्टार्ट कर दिए हैं। सो प्रीवियस जो है टॉपिक किंगडम मोनेरा जो जब से स्टार्ट हुआ वो सारा, उसके बाद जब तक वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। मोनेरा के बाद हम सीधा प्रोटिस्टा में गए हैं, सो इस बीच का जो भी 4-5 वीडियो है वो उसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। चलो हम लोग साइटोप्लाज्म लिखते हैं आगे। साइटोप्लाज्म, सर हाँ बोलो। इट इज अ जेली लाइक के बाद क्या लिखूं? सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड जनरल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, excluding the nucleus, excluding the nucleus, but including all other components। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मतलब जो जेली लाइक है ऑलरेडी, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं। दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, एंड सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन मतलब समझते हो, मतलब वो एक तरह का प्रेजेंट होता है, एक तरह का डेड पार्ट ही है, कुछ स्टोरेज वगैरह फॉर्म करता है, उसी को हम लोग सेल इंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। इसी का जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग लिख लेते हैं, यही मेन है, ठीक है। दे आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर, दे आर सब सेलुलर structure with characteristics morphological form morphological form, distinctive chemical constitution and definite function
and definite function. A cell contains number of cell organelles. Cell organelles like ER, Golgi body, mitochondria, plastid, राइबोसोम etc. ठीक है, चलो ये सेल ऑर्गेनल्स हो गया, इसका ले लो। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस एक चीज समझना है, इसको समझ लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, मतलब उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है, हम लोग जान ही रहे हैं, कॉल डबल है, सिंगल है। उसका डिस्टिंक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो बना है वो अलग अलग पार्ट से बना, और उसका एक डेफिनेट फंक्शन भी है। हम लोग डेफिनेट फंक्शन क्यों बोले, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनल्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग फंक्शन है जो सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है, या सेल को रेगुलेट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। चलो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। नेक्स्ट क्लास वाले लिख के खत्म करेंगे, क्योंकि फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ले लिए? हाँ सर ले ली। हाँ, किसी को कुछ पूछना है इस चीज में? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? सर डिस्टिंक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन बताइए ना। डिस्टिंक्टिव मतलब कि एक तरह का जो भी बनता है, कोई ना कोई केमिकल से, कोई ना कोई वो मॉलिक्यूल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल से वो बन रहा है ना, बस वही चीज है। ठीक है, और कुछ नहीं, मतलब एक तरह का उसका जो जिस मॉलिक्यूल से बना है बस वही चीज का है, और कुछ नहीं। ठीक है सर वो प्रोप्लाज्म लिखे हैं, मास हैं? ऑफ प्रोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, सर वो सॉरी, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, सॉरी प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और बोलो। और क्लियर? हाँ सर। हाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हम लोग पहले लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ठीक है, सर और माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ बोलो। सर थोड़ा सेल इंक्लूजन बताइए ना। सेल इंक्लूजन कहने का मतलब वो बस वेस्ट की तरह पड़ा रहता है, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं, उसका ज्यादा फंक्शन नहीं है, वो एक तरह का नॉन लिविंग पार्ट है उसका। वेस्टिजियल ऑर्गेनेल। हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गेनेल्स नहीं बोल सकते, बट कुछ कुछ जगह पे वर्क आ जाएगा। जैसे मान लो वो स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन वगैरह जो होता है वो ग्लोब्यूल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, तो वही इंक्लूजन बॉडी कहलाता है, और कुछ नहीं। जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसी ग्रेन्यूल्स, वो सब उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब स्टोर के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, इससे इंक्लूजन बॉडी हम लोग बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में ज्यादा होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा है। समझ में आया दीक्षा?